अक्षय और स्टार्ट करते हैं आज का अपना फर्स्ट लेक्चर एटॉमिक स्ट्रक्चर का। अभी तक जो भी हमने बात किया था वो बात किया था कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो कि केमिस्ट्री के अंदर यूज़ होते हैं, उनके बारे में हमने जनरली अभी तक पढ़ा है। ठीक है, अब हम शुरू करने वाले हैं अपने मेन लेक्चर की सीरीज़, जिसमें हमारा फर्स्ट लेक्चर है एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पहला चैप्टर ही है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जेई हो, नीट हो, चाहे हो जेई मेंस चाहे जेई एडवांस, हर के अंदर क्वेश्चंस कंफर्म आता ही है। तो काफ़ी ध्यान से सुनोगे, काफ़ी इजी चैप्टर है। चीज़ों को अगर फॉलो करते जाओगे तो आराम से इसके क्वेश्चंस बनते जाएंगे। इसी वजह से काफ़ी ध्यान से सुनना आप शुरू कर देना है, क्योंकि अब मेन लेक्चर शुरू हो रहे हैं। याद रहेगी इतनी चीज़। तो शुरू करते हैं पहला लेक्चर। जैसा कि तुम देख पा रहे होंगे, मैंने हेडिंग लिखा हुआ है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर को पढ़ने से पहले थोड़ी सी चीज़ें मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले कुछ एटम के मॉडल्स, डिफरेंट मॉडल जो डिफरेंट साइंटिस्ट ने दिए हैं। जैसे कि कुछ मॉडल तुम पहले भी पढ़ चुके होंगे, रदरफोर्ड मॉडल, बोहर मॉडल। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ और मॉडल होते हैं जो जनरली हायर क्लासेस के अंदर पढ़ाए जाते हैं। 9th-10th के अंदर तुम्हें बोहर मॉडल और रदरफोर्ड मॉडल के बारे में जनरली एक्सप्लेन किया जाता है, लेकिन हम वो मॉडल की बात करेंगे जो करंटली मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अंदर या मॉडर्न टाइम पर जो करंटली यूज़ होते हैं। ठीक है, उनके बारे में हम यहाँ पे काफ़ी डिटेल में अच्छे से बात करने वाले हैं। उससे पहले हम काफ़ी कुछ बेसिक चीज़ें जो कि इस चैप्टर के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में भी हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर जैसा कि तुम हेडिंग देख पा रहे होंगे, सबसे पहले मैं तुम्हें इसका एक चीज़ बता देता हूँ कि जो एटॉमिक वर्ड है, एटॉमिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि एटम, ये एटम दिख पा रहा है यहाँ पे, इतने से को देख पा रहे हो तुम। ये चीज़ क्या लिखी हुई है, ये चीज़ लिखी हुई है एटम। एटम का स्ट्रक्चर कैसा होगा, एटम का स्ट्रक्चर कैसा होगा, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। पहले एक बेसिक सी चीज़ क्लियर हुई कि इस टॉपिक के अंदर क्या करने वाले हैं, किसी एटम के स्ट्रक्चर के बारे में बात करने वाले हैं। एटम होता क्या है, एटम के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, और काफ़ी कुछ चीज़ें बात करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, तो एक ये बेसिक सी डेफिनेशन तुम यहाँ से बना सकते हो कि इसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं। फिर अगर मैं बात करूँ तो ये एटॉमिक वर्ड या एटॉमिक स्ट्रक्चर या एटॉमिक वर्ड कहाँ से आया, तो ये वर्ड निकल के आया, एक ग्रीक वर्ड है, एक ग्रीक वर्ड है यहाँ पर, एक ग्रीक वर्ड है, शायद दिख नहीं पा रहा होगा, एक ग्रीक वर्ड है जो है एटोमियो। वो ग्रीक वर्ड क्या है, एटोमियो। ग्रीक वर्ड क्या है, एटोमियो। एटोमियो का मतलब क्या है, एटोमियो का मतलब है तुम्हारे पास अनडिविजिबल या इनडिविजिबल। इनडिविजिबल का मतलब है कि जिसको तुम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, जिसको तुम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, उसको क्या बोलते हैं हम, इनडिविजिबल। मतलब एटम एक ऐसी चीज़ है जिसको तुम फर्दर कट नहीं कर सकते। अगर तुम्हारे हाथ में एटम है तो तुम उसको फर्दर 3 पार्ट्स के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसी की वजह से इसको पहले क्या नाम दिया, एटोमियो। एटोमियो का मतलब इनडिविजिबल, मतलब वो पार्टिकल या वो चीज़ जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, उसको हमने क्या नाम दे दिया, एटम नाम दे दिया। चीज़ याद रहेगी, कोई नहीं पूछने वाला है, लेकिन फिर भी बता दिया। ठीक है, ये कहाँ से आता है, तो इसका मतलब सिंपल ये होता है। ठीक है, अब एटम के बारे में अगर हम पढ़ना शुरू करें तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि एटम के बारे में हमें सबसे पहले किसने बताया था और क्या क्या उसने बताया हमें एटम के बारे में। तो वो चीज़ से हम शुरुआत करने वाले हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले एटम के बारे में अगर कोई बेसिक सी जानकारी अगर किसी ने दी है तो वो दी है डाल्टन ने। वो किसने दी है, डाल्टन नाम के साइंटिस्ट ने दी है। एक और चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ कि डाल्टन से पहले एक इंडियन साइंटिस्ट ने भी एटम के बारे में एक्सप्लेन किया था। ठीक है, लेकिन हाँ ज़रूर उतना ज़्यादा नहीं बताया, लेकिन कुछ चीज़ें सिमिलर थी जो कि डाल्टन ने बताई। ठीक है, वो डाल्टन से पहले ही बता चुके थे कि एटम का जो भी प्रॉपर्टीज़ है या एटम किस तरीके का होता है, ये उन्होंने वहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया था। लेकिन फिर भी यहाँ पे हम डाल्टन के बारे में, क्योंकि यही हमारे सिलेबस के अंदर है, तो हम इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के अंदर कुछ पॉइंट्स है, डाल्टन ने क्या क्या पॉइंट्स बताए, डाल्टन ने किन किन चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन किया, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स है, उन पॉइंट्स को एक बार रीड करते हैं और रीड करने के बाद उनको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, शायद डाल्टन एटॉमिक थ्योरी तुम 9th-10th के अंदर पढ़ भी चुके होंगे, फिर भी उसका एक बेसिक वर्जन या उसका एक जो बेसिक चीज़ है वो तुम्हारे यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ। तो पहला पॉइंट मैंने लिखा हुआ है कि मैटर क्या होता है। मैटर क्या होता है ये पढ़ा चुका हूँ। क्या होता है मैटर, मैटर कोई भी वो चीज़ जिसके पास खुद का एक मास हो और उसने एक वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ है।
तो डोल्टन बोलता है कि कोई भी अगर मैटर है, कोई भी मैटर है, तो वो मैटर बना होता है मेड अप ऑफ स्मॉल इनडिविजिबल पार्टिकल्स। क्या बोल रहा है ये कि कोई भी अगर मैटर है तो वो बना होता है किससे? स्मॉल इनडिविजिबल पार्टिकल्स से, जिसको उसने क्या नाम दिया हुआ है? एटम्स। तो कोई भी बोलता है कि कोई भी मैटर है, अगर तुम्हें कोई भी चीज़ दिख रही है या कोई भी मैटर है, तो उस मैटर का जो सबसे छोटा पार्टिकल है, वो छोटा पार्टिकल क्या होता है? एटम्स होते हैं। चीज़ क्लियर है क्या? क्या समझा रहा हूँ? ये सबसे पहले बोला किसने? डॉल्टन ने। ये पहला स्टेटमेंट था उसका। आई थिंक समझ में आ गया होगा। ठीक है, स्टेटमेंट ही है, बस याद रखने हैं चीज़ें। सेकंड चीज़ क्या बोली उसने? वो बोलता है कि एटम जो होता है ना, वो एटम कंजर्व होने का मतलब क्या है कि उनको ना तो हम एक्स्ट्रा यूनिवर्स के अंदर क्रिएट कर सकते हैं, ना ही जो यूनिवर्स के अंदर प्रेजेंट है उनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। दोनों चीज़ें नहीं कर सकते। ना तो क्रिएट किया जा सकता है, ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। दोनों चीज़ें पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये सेकंड स्टेटमेंट था। थर्ड स्टेटमेंट बोल रहा है कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। स्मॉलेस्ट पार्टिकल किस चीज़ के लिए? स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है उसके अंदर पार्टिसिपेट करता है। अगर हम यहाँ पे बोलें कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उसके अंदर कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, तो उसके अंदर पार्टिसिपेट कौन करता है? उसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं एटम्स। उसके अंदर कौन पार्टिसिपेट करते हैं? एटम्स पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, ये थर्ड पॉइंट था उसका। तो फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया होगा, मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम, ना इसको बनाया जा सकता है ना इसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। जो सबसे छोटा पार्टिकल है जो कि केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करता है वो है एटम। फोर्थ पॉइंट की तरफ चलते हैं। लिखा हुआ है कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। अब मुझे बताओ कि एलिमेंट्स क्या होते हैं? पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, जो चीज़ पढ़ा चुका हूँ ना अच्छे से, जिस चीज़ को मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ उसको मैं बार बार समझाऊंगा नहीं। मैं तुम्हें यहाँ पे पूछने वाला हूँ कि बताओ एलिमेंट क्या होता है। तो एलिमेंट की क्या डेफिनेशन दोगे? जो सेम टाइप के पार्टिकल से बना हुआ होगा उसको एलिमेंट बोलते हैं। तो ये क्या बोलता है कि एटम्स जो होते हैं अगर वो सेम एलिमेंट के हैं। सेम एलिमेंट का मतलब क्या है कि हमने बोला कि अगर हाइड्रोजन लिया हमने, H2 एक एलिमेंट है, तो ये बोलता है कि अगर H2 का मैं एक एटम H है और कोई दूसरा एटम H है, ठीक है, H2 एक एलिमेंट है और H2 के दो हाइड्रोजन मैंने कहीं से उठाए। सपोज एक उठा लिया मैंने मुंबई से और एक उठा लिया मैंने जाके कहाँ से? एक उठा लिया मैंने दिल्ली से। चलो, एक मुंबई से हाइड्रोजन का आइटम उठाया, एक दिल्ली से हाइड्रोजन का आइटम उठाया। तो डॉल्टन बोलता है कि अगर वो सेम एलिमेंट के, मतलब वो हाइड्रोजन के ही है, तो ये दोनों जो होंगे, मतलब जो मुंबई वाला है और जो दिल्ली वाला है, उन दोनों का जो भी साइज होगा, जो भी शेप होगा और जो भी मास होगा वो हमेशा सेम रहेगा, आइडेंटिकल रहेगा। किसका? कि अगर वो सेम एलिमेंट के, मतलब अगर हाइड्रोजन एलिमेंट के एटम्स को मैं कहीं से भी मिलता है तो उनका हमेशा साइज, शेप एंड मास सेम रहेगा, आइडेंटिकल रहेगा। ये बताया फोर्थ पॉइंट के अंदर डॉल्टन ने। फिफ्थ पॉइंट बोलता है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स का मतलब क्या है? समझेंगे। पता है तुम लोगों को कि डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम, मतलब डिफरेंट एलिमेंट है, मतलब एक तो H2 हो गया और दूसरा हो गया Cl2। ठीक है, तो एक तो हाइड्रोजन का जो भी एटम हो गया वो क्या हो गया? H2 का एटम। एटम मतलब एक सिंगल चीज, तो ये हो गया H। ये चीज समझ में आ रही है? ठीक है, तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, और Cl2 का जो एटम हो गया वो क्या हो गया? Cl। तो ये बोल रहा है कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, तो इसका एटम, एक एलिमेंट का एटम H है, इस एक एलिमेंट का एटम Cl है। तो ये बोलता है कि ये जब दोनों कंबाइन होते हैं फिक्स रेशियो में, तो अगर इनको फिक्स रेशियो में कंबाइन करेंगे तो ये क्या बना लेंगे? HCl बना लेंगे। हाँ है ना, H प्लस Cl क्या हो जाएगा? HCl हो जाएगा। HCl हो जाएगा तो HCl क्या है? कंपाउंड है। HCl क्या है? कंपाउंड है। अब ये क्या बोल रहा है कि इनको किस में रखना है? हमें फिक्स्ड रेशियो में रखना है। फिक्स्ड रेशियो का मतलब है कि इसका भी 1 होना चाहिए और इसका भी क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, तभी जाके हमारे पास एक कंपाउंड फॉर्म होगा। आई थिंक चीज़ क्लियर हो रही होगी मैं तुम्हें क्या समझाने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ। तो ये बोलता है कि अगर हमने डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम लिए और उनको फिक्स रेशियो में कंबाइन किया तो कंपाउंड बनता है। इतना स्टेटमेंट अगर समझ में आ रहा है तो काफ़ी है। तो ये कुछ 5 पॉइंट्स मैंने यहाँ पे समझा है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये डॉल्टन्स एटॉमिक थ्योरी को एक्सप्लेन करते हैं। फिर से बता देता हूँ बात। पहला स्टेटमेंट है कि कोई भी मैटर होता है वो किससे बना होता है? बहुत छोटे पार्टिकल से, जिनको हम बोलते हैं एटम्स।
सेकंड चीज़ है कि एटम्स को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। एटम कोई भी केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करने वाला सबसे छोटा पार्टिकल होता है। एटम्स सेम एलिमेंट के होते हैं तो उनका साइज, शेप और मास सेम होता है, आइडेंटिकल होता है। और अगर डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम कंबाइन करते हैं तो वो एक कंपाउंड फॉर्म करते हैं, अगर उनको फिक्स्ड रेशियो में मिला दिया जाए। ठीक है, तो ये डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी थी। ऑफकोर्स इसके जो पॉइंट मैंने तुमको समझाए वो याद हो गए होंगे, बस याद ही करना और कुछ करना नहीं। ठीक है, लेकिन अभी क्या हुआ कि जैसे जैसे चीज़ें पता चलती गई, जैसे जैसे चीज़ों के बारे में पता चलता गया, वैसे वैसे इस डाल्टन के जो भी पॉइंट्स थे वो हम अभी मॉडर्न टाइम के अकॉर्डिंग उनको हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, तो क्या चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर पाया या क्या ड्रॉबैक्स रहे हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के, उनको भी हम बात करने वाले हैं। तो पहला ड्रॉबैक क्या रखा हुआ है, लिखा हुआ है कांट एक्सप्लेन इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इंटरनल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि अभी तुम लोगों को भी पता है कि एटम के अंदर भी चीज़ें होती है। ठीक है, पहले नहीं पता था, पहले इनका मानना था कि एटम सबसे छोटा है, लेकिन अभी अगर हम देखें तो एटम के अंदर भी चीज़ें, एटम के अंदर प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इनको हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो ये जब पता चला कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी है, इसके अंदर प्रोटॉन्स भी है, इसके अंदर न्यूट्रॉन्स भी है, इसका मतलब वो उसका इंटरनल स्ट्रक्चर है। इंटरनल मतलब वो उसके अंदर है, तो वो उसके इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि इसने क्या बोला, सबसे छोटा ये है, लेकिन हमने क्या बोला, नहीं, इससे जब जब चीज़ें पता चली तो हमने क्या बोला कि अगर सबसे छोटा एटम है तो एटम के अंदर कुछ होना नहीं चाहिए था। लेकिन जब इसकी डिस्कवरी हुई इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की, तो हमें यहाँ से पता चला कि नहीं, एटम के अंदर भी होता है, मतलब वो उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन नहीं कर सका था। चीज़ क्लियर है? यहाँ तक चीज़ क्लियर है? बढ़िया। एक और चीज़, लास्ट टाइम पे मैंने तुम लोगों को बताया था किसी चीज़ के बारे में, आइसोटोप के बारे में बताया था, जब एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास वाला जो हमने वीडियो देखा था। तो उसके अंदर मैंने तुम्हें बताया था कि आइसोटोप्स कौन होते हैं। आइसोटोप्स होते हैं जैसे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप, हाइड्रोजन के क्या है, 3 आइसोटोप है, 1H1, 1H2, 1H3। ठीक है, अब अगर ये हाइड्रोजन एलिमेंट है, उसके 3 एटम है। पहला एटम मैंने ये लिया 1H1 वाला, दूसरा लिया 1H2 वाला, तीसरा लिया 1H3 वाला। तो डाल्टन क्या बोलता है कि अगर किसी भी सेम एलिमेंट के अगर एटम्स उठाएंगे, तो हमने भी क्या किया, किसी एलिमेंट के एटम्स अगर उठाए तो ये बोलता है कि वो सारे साइज, शेप एंड मास में क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे। लेकिन मैंने जब आइसोटोप्स को देखा, जब आइसोटोप्स की डिस्कवरी हुई, जब आइसोटोप्स के बारे में पता चला, तो पता चला कि इनका मास तो क्या होता है, डिफरेंट होता है। और अगर इनका मास डिफरेंट होता है तो डाल्टन के अकॉर्डिंग वो बात सही नहीं थी, क्योंकि ये बोला था इनका मास तो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। लेकिन आइसोटोप्स के कंडीशन में ये चीज़ सेटिस्फाई नहीं हो पाई। इसी की वजह से मैंने लिखा हुआ है कि कांट एक्सप्लेन आइसोटोपिक नेचर ऑफ एलिमेंट, मतलब आइसोटोपिक नेचर को ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इसके बाद बाकी साइंटिस्ट आए, उन्होंने बताया कि हाँ, आइसोटोप्स भी कुछ होते हैं। लेकिन ऑफकोर्स डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी एटॉमिक स्ट्रक्चर को पढ़ने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि सबसे पहले अगर किसी ने एटम के बारे में बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन की है तो वो थी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, तो ऑफकोर्स अगर कुछ भी नहीं है, मतलब हमें किसी चीज़ के बारे में कुछ नहीं पता है और वहाँ से हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। वही चीज़ डाल्टन ने यहाँ पे की, इसी वजह से डाल्टन को पढ़ा जाता है, अदरवाइज लोग नहीं पढ़ते। क्यों पढ़ा जाता है? क्योंकि इसने इनिशिएट किया, क्योंकि इसने चीज़ों को एक्सप्लेन करना शुरू किया कि हाँ, ये चीज़ भी होती है। इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी को भी एक बार समझना। ठीक है, अब ये नहीं है कि डाल्टन ने बस ये 5 पॉइंट बोल के छोड़ दिया। डाल्टन ने जो पॉइंट बोले थे वो एक पूरी बुक लिख सकते हो आप, उतनी चीज़ें बोली थी। लेकिन इतना तो नहीं पढ़ेंगे ना, अगर डाल्टन के बारे में इतना पढ़ लेंगे तो फिर क्या होगा, फिर बाकी चीज़ें कैसे पढ़ेंगे। तो जितनी चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट थी वो सारी एक्सप्लेन कर दी गई है। अब हम चलेंगे आगे की तरफ, और आगे हम देखने वाले हैं कि कोई भी एटम है उसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। और इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिसको मैंने तुम्हें बताया बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो अब हम देखने वाले हैं कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी कैसे हुई है। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर स्टार्ट करते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी।
तो अब शुरू करते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी के बारे में। सब एटॉमिक पार्टिकल्स किसको बोलते हैं? जो एटम के अंदर है। एटम के अंदर तीन चीज़ें मेनली हम बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इन तीनों की डिस्कवरी के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है ना। तो सब एटॉमिक पार्टिकल का सिंपल सा मीनिंग क्या समझ पा रहे हो? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। सबसे पहले बात करने वाला हूँ इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की, जिनको हम कैथोड रेज भी बोलते हैं। जिनको हम क्या बोलते हैं? कैथोड रेज, पता होना चाहिए, ठीक है। अब ये एक डायग्राम मैंने तुम्हारे बोर्ड पे बनाया हुआ है, तो इसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो ध्यान से सुनना। इसकी जो भी थ्योरी है वो तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स में मिल जाएगी। थ्योरी वहाँ पे जो भी मैं समझाऊंगा वो सारी थ्योरी वहाँ पर होगी, लेकिन बस तुम लोगों को समझना है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आराम से सुनना, जो भी चीज़ें बोल रहा हूँ उनको काफ़ी ध्यान से सुनना है, तभी चीज़ समझ में आएगी। थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है तुम्हारे लिए, लेकिन कोई बात नहीं, अगर समझोगे तो आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हो, सबसे पहले समझ लेते हैं। हमने क्या लिया, हमने या साइंटिस्ट ने एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया। ये डिस्चार्ज ट्यूब देख पा रहे हो, ये चीज़ एक देख पा रहे हो, ये कांच की ट्यूब होती है। किसकी ट्यूब होती है? कांच की। ये डिस्चार्ज ट्यूब है। इसके अंदर इसने दो इलेक्ट्रोड लिए, एक इलेक्ट्रोड ये है और दूसरा इलेक्ट्रोड ये है, ठीक है, बढ़िया। एक को कैथोड नाम दिया, ऑफकोर्स दूसरा इलेक्ट्रोड क्या होगा? एनोड, ठीक है। इलेक्ट्रोड वर्ड अगर शायद सुन रखा होगा, नहीं सुन रखा होगा तो फिलहाल के लिए याद कर सकते हो कि ये होगा इलेक्ट्रोड कैथोड वाला। ये नेगेटिवली चार्ज होता है और एनोड वाला होता है पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। और ये दो इलेक्ट्रोड लगाए, इन दोनों इलेक्ट्रोड को इसने कनेक्ट कर दिया एक हाई वोल्टेज के साथ। किसके साथ कनेक्ट कर दिया? इसने एक हाई वोल्टेज के साथ कनेक्ट कर दिया। और ये जो भी डिस्चार्ज ट्यूब थी, इसके अंदर हमने क्या क्या यूज़ किया हुआ है? एयर यूज़ किया हुआ है, या बोल सकते हैं कि कोई गैस यूज़ किया हुआ है, ठीक है। कुछ बुक्स इसको एयर भी लिखती है, कुछ बुक्स यहाँ पे गैस लिखती है, तो दोनों चीज़ें सही है। हमें बस ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे मतलब कुछ एयर या गैस यहाँ पे फिल किया जाता है। कहाँ पे? इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर। और उनका जो प्रेशर होता है वो काफ़ी क्या होता है? लो प्रेशर होता है। लो प्रेशर होने का मतलब क्या है कि अमाउंट कम है, हाई प्रेशर का मतलब है कि अमाउंट ज़्यादा है, ठीक है। चीज़ समझ पा रहे हो कि मतलब कुछ मॉलिक्यूल्स ही बस एयर के यहाँ पे फ्लो कर रहे हैं। अगर हाई प्रेशर बोलता तो ज़्यादा मॉलिक्यूल्स इस पर्टिकुलर वॉल्यूम के अंदर होते, लेकिन लो प्रेशर लिखा है तो वॉल्यूम क्या है? कम है। वॉल्यूम कम है मतलब पार्टिकल्स कम है। चीज़ समझ में आ रही है? बढ़िया, आगे चलते हैं। और ये वैक्यूम पंप में वैक्यूम पंप काम में आता है कि हम प्रेशर की जो भी चीज़ है उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अगर हमें ज़्यादा चाहिए, हमें कम चाहिए, तो हम उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को यहाँ पे वेरी कर सकते हैं। इसकी वजह से यहाँ पे वैक्यूम पंप लगाया हुआ है, ठीक है। अब सुनोगे एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या हुआ। सबसे पहले जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्या किया? एक्सपेरिमेंट किया, और एक्सपेरिमेंट करते करते वो क्या कर रहे थे कि डिस्चार्ज ट्यूब में देखने की कोशिश कर रहे थे कि अगर मैं वोल्टेज और प्रेशर, ये प्रेशर और वोल्टेज में अगर चेंजेस करता हूँ तो क्या कुछ ऑब्जर्वेशन मुझे मिलेगा। तो पहले क्या किया उन्होंने? पहले हाई प्रेशर रखा और हाई वोल्टेज रखा, तो उनको कोई भी ऑब्जर्वेशन देखने को नहीं मिला। फिर उन्होंने क्या किया? लो वोल्टेज रखा और लो प्रेशर रखा, तो भी उनको कोई ऑब्जर्वेशन नहीं मिला, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया कि कभी एयर की जगह कोई डिफरेंट गैस यूज़ की। उन्होंने यहाँ पे इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड किसका होता है? मेटल का होता है। तो उन्होंने सपोज मेटल, अगर तुम लोगों को पता हो तो जनरली हम निकल के या फिर कॉपर के, जनरली हम ये यूज़ करते हैं क्या, एजी के या सिल्वर के भी यूज़ कर सकते हैं, इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उन्होंने इसके अकॉर्डिंग भी क्या करने की चेंज की, मतलब उन्होंने इलेक्ट्रोड भी चेंज करने की कोशिश की, लेकिन उनको कोई ऑब्जर्वेशन नहीं मिला। लेकिन जैसे ही क्या हुआ, जैसे ही उन्होंने एक पर्टिकुलर कंडीशन ली जहाँ पे वोल्टेज काफ़ी ज़्यादा था और प्रेशर काफ़ी कम था, तो उनको क्या देखने को मिला कि जब वोल्टेज कम है, जब वोल्टेज काफ़ी ज़्यादा है और प्रेशर काफ़ी कम है, तो इस पर्टिकुलर कैथोड से कुछ रेस निकलना शुरू हो गई, ठीक है। ये कब पता चला? ये पता चला, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें जो बोलने वाला हूँ, ये पता चला जब वोल्टेज था कितना? हाई वोल्टेज था। वोल्टेज था हाई और प्रेशर था लो, तब यहाँ से रेज निकलना शुरू हुई। बाकी कंडीशंस में रेज नहीं निकल रही थी। चीज़ क्लियर है? तो कंडीशन क्या है कि कैथोड रेज निकलेगी, हाई वोल्टेज लो प्रेशर, ठीक है, बढ़िया। अब हुआ क्या कि यहाँ से कैथोड रेज निकलना शुरू हुई, ठीक है, कैथोड रेज निकलना शुरू हुई। अब हमें पता कैसे चला कि कैथोड रेज निकल रही है या नहीं निकल रही है? क्योंकि जो भी रेज होती है वो काफ़ी स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, उनको ऑब्जर्व करना काफ़ी मुश्किल है। तो हमें पता कैसे चला? तो सुनोगे उस चीज़ को कि हमें पता कैसे चला कि यहाँ से कोई रेज निकल रही है या नहीं निकल रही।
तो हमने क्या किया, हमने ये जो भी एनोड था इस एनोड के अंदर कुछ होल्स क्रिएट कर दिए। वो होल्स क्रिएट करने को बोलते हैं परफोरेशन। क्या बोलते हैं? परफोरेशन। तो यहाँ पे ना हमने ये जो भी एनोड बनाया है परफोरेटेड बनाया है। परफोरेटेड का मतलब अगर तुम देख पा रहे हो तो मैंने यहाँ पे कुछ स्पेस क्रिएट किया हुआ है। ये स्पेस का मतलब है कि इसके अंदर क्या है, कुछ होल्स मैंने क्रिएट किए। ठीक है, ये होल्स क्रिएट करने का क्या रीज़न है वो भी समझाता हूँ। अब हुआ क्या, और मैंने क्या किया, ये होल्स क्रिएट करके ये जो भी डिस्चार्ज ट्यूब था, ये जो भी इसकी स्क्रीन थी, इस स्क्रीन पर मैंने एक टाइप का मटेरियल लगाया। वो मटेरियल होता है फ्लोरोसेंट स्क्रीन। उस मटेरियल को क्या बोलते हैं? फ्लोरोसेंट स्क्रीन, जो किसका बना होता है? ZNS का बना होता है। ठीक है, अब क्यों लगाना है, क्या यूज है कि हमें फ्लोरोसेंट स्क्रीन यूज करना पड़ रहा है? फ्लोरोसेंट स्क्रीन यूज करने का क्या मीनिंग है कि इस स्क्रीन की प्रॉपर्टी होती है कि जब भी कोई पार्टिकल इस पे जाके ऐसा टच होता है तो ये चमकता है। ठीक है, ये ग्लो करता है। कि सपोज अगर तुम्हारे पास ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन है, यहाँ पे ZNS लगा हुआ है, और कोई पार्टिकल आके ऐसे इसके पास क्या हुआ, इससे टच हुआ, तो टच होगा तो जहाँ पे टच होगा वहाँ पे क्या होगा? ग्लो करेगा। सपोज यहाँ पे टच हुआ तो यहाँ पे ग्लो करेगा, सपोज यहाँ पे टच हुआ तो यहाँ पे ग्लो करेगा। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या थी कि इसकी प्रॉपर्टी थी कि ये अगर कोई भी पार्टिकल, चाहे वो बड़ा हो चाहे वो छोटा हो, तो जनरली हम छोटे पार्टिकल्स के लिए या इस टाइप के पार्टिकल्स के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो जैसे ही कोई पार्टिकल इसके ऊपर जाके ऐसे टच होता है तो ये क्या करता है? ये ग्लो करता है। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। अगर तुमने देखा होगा बाई चांस, जैसे तुम रात को कहीं ट्रेवल कर रहे हो, ठीक है, और रात को ट्रेवल करते हो और कहीं पे अगर कोई बोर्ड लगा होता है, ठीक है, रोड के ऊपर कोई बोर्ड लगा होता है, तो जैसे ही तुम्हारे जो भी कार है या मोटरसाइकिल की लाइट उसके ऊपर जाती है तो वो चमकने लगता है। वो बना होता है रेडियम का। ठीक है, तो वो भी एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन की तरह ही काम कर रहा है। समझ में पा रहा है मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ? कि जहाँ पे अगर कोई बोर्ड लगा होता है कि अब जो आने वाला जो मोड है वो काफ़ी टर्न वाला है, इस टाइप के कुछ मोड लगे होते हैं, तो जैसे ही हमारे जो भी कार है या किसी की लाइट उसके ऊपर जाती है तो वो ग्लो करता है, जिससे हम आसानी से देख पाए। वो सिमिलर चीज़ तुम यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो कि ये चीज़ क्या है, ये चीज़ है जिस पे अगर कोई भी लाइट, अगर इस तरीके से कोई भी पार्टिकल अगर इसके ऊपर ऐसे टच करेगा या इसके ऊपर स्ट्राइक करेगा तो ये ग्लो करता है। अब हमने क्या किया, हमने इसको पहचानने के लिए इसको हमने क्या कर दिया? परफोरेट कर दिया। तो हमने क्या देखा कि जब हम हाई वोल्टेज और लो प्रेशर रखते हैं तो हाई वोल्टेज और लो प्रेशर रखने पे यहाँ पे बार बार क्या हो रहा है? ग्लो हो रहा है। यहाँ बार बार क्या हो रहा है? ग्लो हो रहा है। हमने क्या कर दिया? इसको परफोरेट कर दिया। परफोरेट करने का मतलब क्या है? होल्स बना दिए। तो क्या कर रहा था? यहाँ बार बार ग्लो कर रहा था। अगर यहाँ बार बार ग्लो कर रहा है मतलब कहाँ पे कर रहा है? एनोड के पीछे कर रहा है। एनोड के पीछे कर रहा है। अगर एनोड से कोई रेज निकलती तो वो तो इस डायरेक्शन में जाती है ना, लेकिन अगर यहाँ पे ग्लो कर रहा है मतलब ऑफकोर्स क्या है कि कोई इस डायरेक्शन से रेज निकल के आ रही होगी, कोई इस डायरेक्शन से रेज निकल के आ रही होगी। और इस डायरेक्शन से कौन सी रेज निकल के आ सकती है? कैथोड वाली। तो हमने क्या नाम दे दिया इनको? कैथोड रेज। चीज़ क्लियर है? क्या समझा रहा हूँ? चीज़ समझ में आ रही है? क्या समझा रहा हूँ? कैथोड रेस का एक्सपेरिमेंट समझ में आ रहा है? फिर से कुछ चीज़ें एक्सप्लेन। तो इन कैथोड रेस के बारे में हमें यहाँ पे पता चला। ठीक है, और भी कुछ चीज़ें इसके बारे में। इन्हीं कैथोड रेस को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। इन्हीं कैथोड रेस को क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। ठीक है, वापस से समझा रहा हूँ, एक बार एक्सपेरिमेंट फिर से समझोगे। एक डिस्चार्ज ट्यूब है, उसके अंदर एक और ये दूसरा इलेक्ट्रोड लगा हुआ है। एक इलेक्ट्रोड है कैथोड का, एक इलेक्ट्रोड है एनोड का। ये है नेगेटिव, वो है पॉजिटिव। ठीक है, एक्सपेरिमेंट कब किया गया? जब वोल्टेज था हाई, प्रेशर था लो। इसके अंदर हमने क्या फिल किया हुआ है? एयर या कोई गैस फिल किया हुआ है। ठीक है, जब हाई वोल्टेज और लो प्रेशर रखा तो यहाँ से कुछ पार्टिकल्स निकलना शुरू हुए। पता कैसे चला कि पार्टिकल्स होंगे? तो हमने इस एनोड को परफोरेट कर दिया। परफोरेट करने का मतलब है होल्स बना दिए। तो ये जो भी इसकी पीछे वाली स्क्रीन है, इसके ऊपर हमने क्या कर दिया? एक स्क्रीन लगाई जिसको बोलते हैं फ्लोरोसेंट स्क्रीन, जो कि होता है ZNS। इस ZNS स्क्रीन का काम क्या है कि ये हमें बता देता है कि अगर इसके ऊपर कोई चीज़ स्ट्राइक करेगी तो ये ग्लो करेगा। तो बार बार क्या हो रहा था कि जैसे ही हाई वोल्टेज और लो प्रेशर रखा तो यहाँ पे बार बार ग्लो हो रहा था। ग्लो होने का रीज़न क्या है कि ऑफकोर्स कोई ना कोई पार्टिकल इसके ऊपर आके स्ट्राइक कर रहा है। वो पार्टिकल ऑफकोर्स कहाँ से आ रहा होगा? वो कैथोड की तरफ से आ रहा होगा। तो हमने उस पार्टिकल्स को क्या नाम दे दिए? कैथोड रेस पार्टिकल्स नाम दे दिए। चीज़ समझ में आ रही है? क्या समझ में आ रहा है? आगे चलते हैं। ठीक है, तो ये था एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ये था एक्सपेरिमेंट। अब कुछ चीज़ें, कुछ प्रॉपर्टीज़ है कैथोड रेस की, कुछ प्रॉपर्टीज़ है। पहली प्रॉपर्टी है कि हमें क्या पता चला कि ये जो भी
ये जो भी कैथोड रेज है, ये कैथोड रेज कैसे ट्रेवल करती है, मतलब यहाँ से अगर ये यहाँ जा रही है तो इनका जो भी ट्रेवल करने का जो सिस्टम है वो कैसा है, तो ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। ये नहीं कि कुछ इस तरीके से आके ऐसे जा रही हो, जिगजैग मोशन नहीं हो रहा है, ठीक है। इनका मोशन कैसा हो रहा है, इनका मोशन हो रहा है कि ये सीधा स्ट्रेट लाइन में जाके यहाँ पे स्ट्राइक करती है। पहली प्रॉपर्टी तो इनकी ये होती है। दूसरी प्रॉपर्टी होती है कि ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं। अब समझना कि ये चीज़ कैसे पता चली कि ये नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है, ठीक है। तो इस चीज़ को समझना, ठीक है, इस चीज़ को आराम से समझना। सपोज मैं एक डिस्चार्ज ट्यूब हूँ और मैं एक कैथोड की तरह काम कर रहा हूँ, ठीक है। और मेरे पीछे यहाँ से रेज निकलना शुरू हो गई, यहाँ से क्या हो रही, रेज निकलना शुरू हो गई। मैंने क्या किया कि दो प्लेट्स ली, एक प्लेट थी नेगेटिवली चार्ज, एक प्लेट थी पॉजिटिवली चार्ज। नेगेटिवली चार्ज प्लेट को मैंने इधर लगाया और पॉजिटिवली चार्ज प्लेट को मैंने डिस्चार्ज ट्यूब के इस साइड लगाया। चीज़ समझ में आ रही क्या कर रहा हूँ। और यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से कैथोड रेज पास हो रही है। तो देखा क्या गया कि जो भी पार्टिकल्स थे वो कौन सी प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो वो कौन सी प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे, जो कि पॉजिटिव था। तो जैसे ही यहाँ से पार्टिकल निकलना शुरू हुए, पार्टिकल किसकी तरफ जाने लगे, इस पॉजिटिव प्लेट की तरफ। और हमें पता है कि ऑपोजिट अट्रैक्शन करता है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ जा रहे हैं और नेगेटिव प्लेट से डिफ्लेक्शन शो कर रहे हैं, इसका मतलब कि जो कैथोड रेज निकल रही थी वो किस टाइप की थी, वो नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स थे। चीज़ समझ में आ रही है। कैसे 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 पता लगा कि ये नेगेटिवली चार्ज्ड है, वो मैंने तुम्हें एक्सप्लेन किया, ठीक है। फिर आगे क्या है कि अब होता क्या है ना कि अब मैंने तुम लोगों को बताया है कि यहाँ पे कोई गैस या फिर कोई एयर के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे होते हैं। तो सपोज ये कोई गैस का, एयर का कोई मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो अब होगा क्या कि कब होता क्या है कि अब ये गैस के पार्टिकल्स यहाँ पे इस तरीके से मूव कर रहे हैं, जिगजैग मोशन होता है उनका। तो ये जो भी तुम्हारे पास ये जो कैथोड रेज है, ये इस पार्टिकल से जाके टकरा जाएगी, किससे, किसी गैस मॉलिक्यूल के पार्टिकल से। तो क्या होगा कि इसके पास जो एनर्जी थी, वो एनर्जी क्या करेगा, ये एनर्जी किसको ट्रांसफर कर देगा, इस पर्टिकुलर पार्टिकल को, ठीक है। और इसकी स्पीड जो पहले थी, वो स्पीड क्या हो जाएगी, पहले से कम। और अगर तुम्हें थोड़ा सा पता हो काइनेटिक एनर्जी के बारे में, जो कि स्पीड के साथ रिलेट करता है, तो इसकी स्पीड कम हो जाती है और वो स्पीड किसको ट्रांसलेट हो जाती है, इसको, और इसकी एनर्जी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो यहाँ पे हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है व्हेन कोलाइड विद गैस मॉलिक्यूल। मतलब ये पार्टिकल जब इस गैस मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड करेगा तो उसकी हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी, किसकी, इस गैस मॉलिक्यूल की, ठीक है। आगे चीज़ है, अब होता क्या है ना कि हमें पता है कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि जब ये इसके साथ टकराता है ना, तो टकराने के बाद क्या करता है ना, ये इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देता है। किससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देता है, जो भी तुम्हारे पास मॉलिक्यूल है, किसके, गैस के, उनसे इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाल दिए। इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकालने का मतलब हो गया आयोनाइज करना, ठीक है। अभी के लिए सिंपल इतना याद रखो कि आयोनाइजेशन का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स का बाहर निकलना। तो ये जो तुम्हारे पास कैथोड रेज होती है, ये गैसेस को आयोनाइज भी कर सकती है, ठीक है। गैसेस को आयोनाइज भी ये कर सकती है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। अगली प्रॉपर्टी क्या है, नेचर का मतलब क्या है कि ये जो कैथोड रे पार्टिकल्स जो हमारे पास यहाँ पे थे, इनका नेचर जो था उसको हमने चेक करने की कोशिश की कि अगर हम यहाँ पे कोई चीज़ अगर हम यहाँ पे डिफरेंट लगाते या हम कोई चीज़ को एक्सचेंज कर दें, तो क्या इस कैथोड रेज पार्टिकल पे कोई फ़र्क पड़ेगा। तो हमने क्या किया, ये जो इलेक्ट्रोड थे, हमने क्या किया कि सपोज पहले कॉपर के इलेक्ट्रोड लगा रखे थे, अब हमने एजी के लगा दी। हम अमीर लोग हैं, सिल्वर के, गोल्ड के यूज़ करते हैं, ठीक है। अमीर लोग हैं, हमारे पास बहुत सोना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे सोने के इलेक्ट्रोड लगा दी। सोने के इलेक्ट्रोड हम चेक कर रहे हैं कि क्या कोई फ़र्क पड़ा, क्या कोई और प्रॉपर्टी में डिफरेंस आया। तो पता चला कि अगर हम इलेक्ट्रोड में, और ये जो गैस है, जो एयर है, जो हमने यहाँ पे फिल किया था, अगर सपोज मैंने कोई हीलियम पहले गैस यहाँ पे फिल किया और बाद में मैंने हाइड्रोजन गैस फिल किया, तो अगर हमने चेक किया कि क्या कोई डिफरेंस आएगा, तो कोई डिफरेंस हमें शो नहीं हो रहा था। मतलब जो भी ये कैथोड रेज पार्टिकल है, इनका नेचर इंडिपेंडेंट है ऑफ नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड एंड गैस, दोनों से इंडिपेंडेंट है। मतलब इन चीज़ों को चेंज करोगे तो इसके नेचर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। आई थिंक चीज़ें क्लियर हो रही होगी।
अगली चीज़ है मेजरमेंट ऑफ ई बाय एम वैल्यू। ई बाय एम को अगर मैं एक तरीके से नाम लूँ तो इस चीज़ को बोलते हैं चार्ज बाय मास वैल्यू। ठीक है, चार्ज बाय मास वैल्यू। ठीक है, ई बाय एम का मतलब है, तो थॉमसन नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने एक्सपेरिमेंट किया और उसने ई बाय एम की वैल्यू को फाइंड आउट किया। हमें उस एक्सपेरिमेंट के बारे में नहीं पढ़ना है, बस हमें पता होना चाहिए कि ई बाय एम की वैल्यू होती क्या है। तो ई बाय एम की वैल्यू तुम्हें आज से याद रखनी है, रट लेना है, -1.75 इंटू 7588 इंटू 10⁸ कूलॉम पर ग्राम। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ई बाय एम की वैल्यू फॉर इलेक्ट्रॉन, ई बाय एम फॉर इलेक्ट्रॉन, ई बाय एम फॉर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और कैथोड रेस को ही इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम, और नेगेटिव होता है इसलिए माइनस लगा दिया आगे। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए। फिर ये दोनों चीज़ें पता है तो हम ये पता लगा सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है। तो मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन किया हुआ है, कैलकुलेशन ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे कि हमें ई बाय एम की वैल्यू पता है -1.75 इंटू 10⁸ कूलॉम पर ग्राम, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। तो मैंने क्या किया, इस E डिवाइडेड बाई ई बाय एम किया, तो मेरे पास क्या आ जाएगा m। तो ये वैल्यूज यहाँ पे सिंपल पुट करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 9.1 इंटू 10⁻31 kg, जो किसका मास होता है, इलेक्ट्रॉन का मास होता है। तो ये वैल्यू भी तुम्हें रट लेनी है, आज से याद रख लेना है कि इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, और ई बाय एम की वैल्यू कितनी होती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो जो भी यहाँ पे चीज़ें मैंने समझाई है, ये पूरा का पूरा रिगार्डिंग था इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी से रिलेटेड। ठीक है, बाकी जो भी कुछ और चीज़ें हैं जो कि काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, वो तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर नोट्स में मिल जाएगी, तो वहाँ से एक बार पढ़ोगे तो तुम्हें सारी चीज़ें रिलेट हो पाएगी। ठीक है, तो आज का लेक्चर इतना ही था, जिसके अंदर मैंने मेनली बात किया इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में, कैथोड रेस के बारे में। ठीक है, अगले लेक्चर में मिलते हैं इलेक्ट्रॉन के बाद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करने के लिए। तब तक के लिए तुम्हें क्या करना है, नोट्स को लिख लेना है, नोट्स को समझना है, कोई डाउट हो तो उसको पहले क्लियर कर लेना है, और मिलते हैं अगले लेक्चर में नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए मेरी तरफ से